तो चलो आज का 5वां लेक्चर आपके पास आएगा और ये पॉलन ग्रेन से स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेगा। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग का एम क्या है। आज का एम क्या है बता सकते हो? खुद में एनालाइज करके और खुद में सोचना आज का एम क्या है और आज का क्या बताएंगे। तो वापस वही बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत जरूरी है। अगर आपको चाहिए वीडियो मेरा अच्छा तो अगर वीडियो अच्छा जाएगा आपके पास, आपको भी मन लगेगा, जेनेटिक्स पे आएंगे, बहुत मजा करेंगे और बहुत अच्छा चीज सीखेंगे। अभी तो आ रहा होगा मजा। चलो शुरुआत करते हैं आज का 5वां लेक्चर। और आज का जो 5वां लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन का, ठीक है, दिख रहा होगा। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताएं। उससे पहले आपको एक छोटा चीज बता दें। ये बताने से पहले हम अपना कुछ निजी बात करते हैं। निजी बात मतलब आपको एक सिंपल चीज बताना चाह रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जब आप करते हो तो डिस्क्रिप्शन जाके देखो, बहुत चीज मिलेगा। हीरा मोती तो डिस्क्रिप्शन ही में छुपा हुआ है। अगर चाहिए वीडियो बात करना है आगे तो हीरा मोती तो डिस्क्रिप्शन में छुपा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर खोल के देखो जब लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो तो। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी डाउट से कि क्या डाउट होगा इसमें। अभी तो पढ़ाई भी नहीं है पॉलन ग्रेन का, ये पढ़ा चुके हैं। पॉलन ग्रेन का टाइप्स पढ़ा चुके हैं, पॉलन ग्रेन क्या होता है वो बता चुके हैं। इतना बेस्ट रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। पॉलन ग्रेन पहले बनाते हैं। सब बताएंगे, चिंता नहीं करना है। स्कूल का एग्जाम मजा से निकलेगा। बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और मजा आएगा हमें भी और आपको भी। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो पहले बात सुन लो। पॉलन ग्रेन जो होता है वो ग्लोबोज या स्फेरिकल शेप का होता है। दिखने से लग रहा होगा गोल या ग्लोबोज शेप का होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है या तो स्फेरिकल होगा या तो ग्लोबोज शेप्ड होगा। ये दिमाग में बैठा लेना। तो पहला पॉइंट इसके बारे में, पॉलन ग्रेन इज आइदर, गोल दिख रहा होगा, स्फेरिकल और ग्लोबोज शेप। समझ में आया? ये पॉलन ग्रेन का डिस्क्रिप्शन था कि पॉलन ग्रेन या तो स्फेरिकल होगा या तो ग्लोबोज शेप्ड होगा। अब पॉलन ग्रेन के बारे में हम कुछ बताएंगे। डायग्राम पे ध्यान देना। पॉलन ग्रेन का जो होता है 2 लेयर होगा। एक को कहेंगे इंटाइन, पहला लेयर को कहते हैं एक्साइन और दूसरे लेयर को कहते हैं इंटाइन। ये पॉलन ग्रेन का 2 लेयर। इधर समझो, ये जो बाहर का लेयर है, सबसे बाहर का लेयर को कहते हैं, जो इस टाइप से ऐसे शेप दिया हुआ है, ये जो लेयर है इस टाइप के लेयर को कहते हैं हम लोग, इस टाइप के लेयर को कहते हैं, जो ऐसे बाहर का लेयर है इस टाइप के लेयर को कहते हैं हम लोग एक्साइन। ये जो गोल सा घुमा हुआ सीधा गोल दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। एक्साइन जो होता है कुछ जगह पे एब्सेंट रहता है। क्या बोल रहे हो? वर्ड सुन रहे हो? एक्साइन मतलब ये बाहर का लेयर जो है कुछ जगह पे क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। समझा? और इस एक्साइन जो है कुछ जगह पे एब्सेंट रहता है और कुछ जगह पे एब्सेंट रहेगा। ऐसे रहेगा, एक्साइन रहे नहीं करेगा, ऐसे रहेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, एक्साइन नहीं रहेगा, इस टाइप का रहेगा। और इसको कहते हैं हम लोग जर्म पोर। जर्म पोर को कैसे डिफाइन करोगे? एक्साइन जो है कुछ जगह पे एब्सेंट रहता है और उस पोर को जो एक अपर्चर बना लेता है, जो एक होल बना लेता है। देख रहा होगा यहाँ पे सब तरफ ऐसे है और यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे ऐसे है। एक होल बना लेता है, एक अपर्चर बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर। ये जो है इंटाइन के अंदर बहुत सारा
मटेरियल रहेगा, एबंडेंट फूड मटेरियल रहेगा। और इस सेल को, ये जो लार्जर सेल है इंटाइन के अंदर, ये पूरा, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। बात समझो, डायग्राम इससे अच्छा कुछ नहीं आपको बता सकता है कोई। ये जो बड़का सा है वेजिटेटिव सेल, ये पूरा, इसके अंदर जो होता है एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस रहता है, जिस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। इस टाइप का इरेगुलर शेप न्यूक्लियस रहेगा। और इस इरेगुलर शेप न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस। और एक छोटा सा साइटोप्लाज्म रहेगा, इस टाइप का सेल रहेगा। क्या रहेगा? इस टाइप का सेल रहेगा। और इस टाइप के सेल को हम लोग कहेंगे जनरेटिव सेल। इस टाइप के सेल को हम लोग क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल। समझ में आ रहा है? आपसे पूछ सकता है जनरेटिव सेल किसे कहेंगे? जनरेटिव सेल। हाँ, तो जनरेटिव सेल एक छोटा सा सेल बाहर निकाल के इसको बनाए, इस टाइप का सेल, और जिसके अंदर एक स्मॉल साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा। एक छोटा सा सेल है जो फ्लोट किसमें कर रहा है? आपको किसमें दिख रहा है? ये किसमें? ट्यूब न्यूक्लियस किसमें फ्लोट कर रहा है? तो आप बोलोगे वेजिटेटिव सेल है पूरा, उसमें ट्यूब न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा है। और कौन फ्लोट कर रहा है? तो पूरा वेजिटेटिव सेल है और उसमें ये एक छोटा सा सेल फ्लोट कर रहा है। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। क्लियर है इतना पॉइंट? इस सेल को क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। चलिए इसको इतना नोट डाउन किया। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, पॉज कर लिखे। अब हम जनरेटिव सेल जो है, जो बोले हैं, उसको हम बाहर लेके दिखाते हैं। ये एक छोटा सा सेल है, मतलब मान लेना छोटा है, हम बाहर निकाल के जूम करके आपको यहां दिखा रहे हैं, तो यहां समझ जाओ, हम लोग ऐसे मान लेते हैं एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर डेंसली साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इस टाइप से, और बीचों बीच एक डेंस्ड न्यूक्लियस है। क्या है? एक डेंस्ड न्यूक्लियस है। इसी को कहते हैं जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल किसमें फ्लोट कर रहा है? तो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहा है। तो आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा, इतना बात होप सो आपको समझ भी आ गया होगा। यही है आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, कुछ ज्यादा नहीं है। तो हम रिपीट करें स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन जो होता है, या तो ग्लोबुल शेप्ड होगा या तो स्फेरिकल होगा। इसका दो लेयर होता है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो होता है, एक्साइन सबसे बाहर का लेयर होता है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, और उसके अंदर इंटाइन रहता है। पर एक्साइन जो है कुछ कुछ जगह एब्सेंट रहता है, और वो क्या बना लेता है? जहां एक्साइन एब्सेंट रहता है, पूरा में देखो, बाहर का स्ट्रक्चर में देखो एक्साइन कहां एब्सेंट है, तो दिखेगा यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है। तो एक्साइन जहां एब्सेंट रहेगा वो एक अपर्चर बना लेता है, एक होल टाइप का बना लेगा, और उसको कहेंगे हम लोग जर्म पोर। नाम से पता चलता है, पोर, अपर्चर बना लेगा। इंटाइन के अंदर पूरा लार्जर जो सेल होगा, जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे बहुत सारा, ये जो लार्जर सेल होगा, ये पूरा का पूरा सेल जो होगा उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल में एक छोटा सा इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होगा, जो किसमें फ्लोट कर रहा होगा? जो ये पूरा बड़का सेल में फ्लोट कर रहा होगा, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। उसमें एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होगा, जिसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। इतना पॉइंट क्लियर है? अब बात आया जनरेटिव सेल। तो पूरा एक लार्जर सेल जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस भी फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर जो है जनरेटिव सेल भी फ्लो करता है। तो जनरेटिव सेल को कैसे डिफाइन करोगे? ये बहुत स्मॉल सेल होता है, आपको बाहर निकाल के दिखाएं, जिसमें एक डेंस्ड न्यूक्लियस होगा और डेंस्ड साइटोप्लाज्म होगा। तो जनरेटिव सेल को डिफाइन करने का सबसे बेस्ट है, ये बहुत स्मॉल सेल होता है, जो कहां फ्लोट करते हुए दिख रहा है? जो इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए दिख रहा है, ये बड़का सेल में फ्लोट करते हुए दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। समझ में आया? उसके पास
साइटोप्लाज्म रहेगा, डेंसली साइटोप्लाज्म रहेगा, और एक छोटा सा न्यूक्लियस रहेगा, एक स्मॉल न्यूक्लियस रहेगा। किसके पास? जनरेटिव सेल के पास। और क्या रहेगा? डेंसली साइटोप्लाज्म। ये तो हम स्ट्रक्चर पे आ गए। आप बताओगे सर आपको बोले लेयर, 2 लेयर होता है, तो लेयर को डिस्क्राइब भी नहीं किए, तो लेयर को आप क्या बोल रहे हैं फिर? तो ये सब तो लिखना हो गया, अब समझ लो। लिखेंगे टाइम जाएगा, हम लिख के पॉज कर देंगे, आप उसको उतार लेना। फिर एग्जाइन 2 लेयर के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, गौर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाइन जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो तुमको एक ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। नाम सुना होगा, स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन, जो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। और एग्जाइन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका? पोलन ग्रेन का। इतना पॉइंट क्लियर है? अब बताओ सर ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का कुछ खासियत बताइए। तो स्पोरोपोलेनिन का खासियत क्या है बताओ मेरे को। तो स्पोरोपोलेनिन का खासियत ये है कि स्पोरोपोलेनिन हाईली रेसिस्टेंट रहता है, ये बहुत सारा टेम्परेचर को ये सह सकता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, एसिड, बेस को ये सह सकता है। तो स्पोरोपोलेनिन का क्या काम है, जो किससे एग्जाइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। और स्पोरोपोलेनिन का क्या काम है? स्पोरोपोलेनिन जो होगा, स्पोरोपोलेनिन हाईली रेसिस्टेंट रहता है, हाईली रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग अल्केलीज, बेसेज, एसिड, ये सब का हाईली रेसिस्टेंट रहता है, ये सबको सह सकता है। अब बात आते हैं एग्जाइन जो है कुछ कुछ जगह आपको दिख रहा होगा, बाहर का स्ट्रक्चर कुछ कुछ जगह एब्सेंट है, एग्जाइन कुछ कुछ जगह एब्सेंट है। एब्सेंट होने के कारण वहां पे एक अपर्चर, एक होल बन गया है, इसको गौर से देखना, जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। ये था बस आज का बात इसमें एग्जाइन के बारे में। इंटाइन के बारे में आते हैं। इंटाइन जो होता है हमेशा इंटेक्ट रहता है, हमेशा कांटेक्ट में रहता है एग्जाइन के। और ये इंटाइन जो है बना होता है तुमको, इंटाइन जो है तुमको बना होता है सेलुलोज का और पेक्टिन का, ठीक है। ये जो जर्म पोर बना है, बात समझ रहे हो, ये जो जर्म पोर बना है एग्जाइन के कारण, कहीं क्योंकि एग्जाइन कुछ कुछ जगह एब्सेंट होता है, वहां एक होल टाइप का ऐसे बन जाता है, जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। इसी के माध्यम से पोलन ट्यूब निकलेगा। बात सुनना, हम क्या बोल रहे हैं? पोलन ट्यूब कहां से निकलेगा? पोलन ट्यूब जो है जर्म पोर के माध्यम। तब इसको क्या लिखेंगे, कैसे निकलता है? तो जब इंटाइन हर्निएट करेगा, जब इंटाइन हर्निएट करेगा थ्रू जर्म पोर, जब इंटाइन भारी हो जाएगा, अगर ये इंटाइन है, ये जब भारी हो जाएगा, ये हर्निएट करेगा। हर्निएट मतलब नीचे गिरेगा। कोई चीज अगर भारी हो जाता है तो नीचे गिरता है ना, तो वैसे ही जब इंटाइन जो है भारी हो जाएगा, सपोज ये भारी हो गया है इंटाइन, ये नीचे जाएगा और ये जर्म पोर की मदद से ये एक पाइप बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब कैसे आएगा? तो इंटाइन, बात गौर करना जो बोल रहे हैं, इंटाइन 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 जब हर्निएट करेगा जर्म पोर के साथ थ्रू जर्म पोर, ठीक, जब ये इंटाइन है और ये हर्निएट करेगा जर्म पोर के थ्रू, तो ये एक क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। क्लियर है? अब इंटाइन के अंदर जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तो इंटाइन के अंदर आप देख रहे होगे एक लार्जर सेल होगा, जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और एक स्मॉलर सेल होगा, जिसको हम कहेंगे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होगा, आप देख रहे होगा, जिस वेजिटेटिव सेल पूरा है, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा है, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, और उसके अंदर जो है जनरेटिव सेल भी फ्लोट कर रहा है। तो वेजिटेटिव सेल एक लार्जर सेल होता है, जो एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा, और जिसमें जो होगा जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस फ्लोट करेगा, तैरेगा।
अब बात आते हैं जनरेटिव सेल किसको कहेंगे। जनरेटिव सेल एक स्मॉल सेल है जो तुमको फ्लोट कर किसमें कर रहा है, जो तुमको किसमें तैर रहा है, जो तुमको वेजिटेटिव सेल में तैर रहा है। वो किस किस चीज से बना रहता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस से बना रहेगा और एक डेंसली साइटोप्लाज्म से बना रहेगा। इतना क्लियर है, एक स्मॉल न्यूक्लियस से बना रहेगा और एक डेंसली साइटोप्लाज्म से बना रहेगा कौन, जनरेटिव सेल। और वो किसमें फ्लोट करेगा, वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करेगा। अब एक बात और जान लो, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है पॉलन ट्यूब में, जो तुमको किस में फ्लोट कर रहा है, जो तुमको एक लार्जर सेल में फ्लोट कर रहा है, जिस लार्जर सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल। और इस इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये हॉचपोच आपको समझ में आया होगा, हम लिखे इसलिए नहीं क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, तो हम लिख के आपको आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। होप सो इस सब में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यही आपको स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का लिख देते हैं और फिर से समझ लो कहानी, पूरी कहानी। पॉलन ग्रेन जो है एक ग्लोबोज या स्फेरिकल शेप होता है, उसका दो लेयर होता है, इंटाइन एक्साइन। स्ट्रक्चर बनाया, बाहर का लेयर को कहते हैं एक्साइन, अंदर का लेयर जो है गोल सा उसको कहते हैं इंटाइन। उसके अंदर अच्छा से बना दे, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। फिर से बनाते हैं। एक पॉलन ग्रेन जो है वो ग्लोबोज या स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका दो लेयर होता है, एक्साइन और इंटाइन। ये होता है इंटाइन और सबसे बाहर का लेयर होता है एक्साइन, जो इस टाइप का होगा, कांटा टाइप का होगा। और कुछ जगह एक्साइन ये बाहर का लेयर एब्सेंट होता है, जहां पे एक अपर्चर बना देता है और इसी को कहते हैं जर्म पोर। इंटाइन जो है गोल सा, उसके अंदर जो है एक लार्जर सेल है। ये पूरा जो सेल है जिसको हम डॉट 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 किए हैं, ये पूरा सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और इस वेजिटेटिव सेल में एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस फ्लोट करता है, जिसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और एक स्मॉल डेंसली, जिसके पास डेंसली साइटोप्लाज्म रहेगा, एक स्मॉल न्यूक्लियस रहेगा, वो फ्लोट करता है ये लार्जर सेल, जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। फिर से मेंशन कर दें, इसको कहते हैं एक्साइन, इसको कहते हैं इंटाइन, इसको कहते हैं जनरेटिव सेल, पूरा लिख लेना। इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और ये पूरा लंबा बहुत बड़ा सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। बताएं, एक्साइन सबसे बाहर का लेयर होता है, जो स्पोरोपोलेनिन नाम के ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट होता है टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, बेसिस और एसिड के लिए। अब एक्साइन जो होता है कुछ जगह एब्सेंट होता है, जहां एक अपर्चर बन जाता है, और इस अपर्चर को हम यहाँ क्या कहते हैं, जर्म पोर। ये एक्साइन के बारे में आपको बता दिया। इंटाइन के बारे में मैंने बताया, इंटाइन जो होता है इनरमोस्ट होता है और ये इंटैक्ट रहता है, ये कांटेक्ट में रहता है तुमको एक्साइन के, इंटाइन। और इंटाइन जो होता है जब हर्निएट करेगा, जब मतलब नीचे जाएगा, भारी होने के कारण नीचे गिरता है, तो ये जो नीचे गिरेगा ये जर्म पोर को साथ साथ लेते गिर जाएगा और ये एक पॉलन ट्यूब बना लेता है। ये बताएं। फिर हम बताएं इंटाइन जो होता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। फिर हम आपको क्या बताएं, इंटाइन के अंदर एक लार्जर सेल जब पॉलन ग्रेन मैच्योर कर जाएगा तो दो सेल बनते हैं। एक लार्जर सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक स्मॉलर सेल जो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता है, जिसको कहते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एबंडेंट फूड मटेरियल कंटेन करेगा, देख रहा भी होगा बहुत सारा फूड मटेरियल इसके अंदर रहता है, और जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल फ्लोट भी करता है। उसके बाद हमने बताया आपको ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस रहेगा, वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करेगा, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। और एक स्मॉल सेल रहेगा जो फ्लोट करेगा वेजिटेटिव सेल में, जिसके पास डेंसली साइटोप्लाज्म और एक स्मॉल न्यूक्लियस रहेगा, और इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ये आपको टोटल स्ट्रक्चर था तुमको पॉलन ग्रेन का। आपको अभी इसका नोट्स बोर्ड्स पे मिल जाएगा, आप उसको पॉज करके लिख लेना अगर आपकी सहूलियत के लिए वो काम आए तो। लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए।
क्योंकि बहुत मेहनत चल रहा है, बहुत क्रिएटर इसके पीछे मेहनत कर रहा है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा हो, बोर्ड क्लियर आए, ये आए वो आए, तो आप मेहनत करो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो। अगर आपको जेनेटिक्स अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो ऑल द बेस्ट। पढ़ाई